हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 12 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये उत्तर प्रदेश की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ये जो PDF ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जनवरी फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, फीफा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो फीफा रैंकिंग 2023 में जो हमारा इंडिया है ये 101वें स्थान पर रहा है। अगला है, हाल ही में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कलकेश सिंह देव को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो कलकेश सिंह देव हैं इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो कौन बन गए हैं? ये बने हैं अमित मिश्रा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो इन्होंने किस विमान में उड़ान भरी है? सुखोई 30 MKI में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि इस विमान में उड़ान भरने वाली ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, और अगर हम पुरुष और महिला दोनों में देखें तो ये तीसरी राष्ट्रपति बनी है। अगला है, भारत किस देश से हेल फायर मिसाइल और MK54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? तो अभी जल जीवन मिशन के तहत ये आंकड़े जारी हुए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि 60% लोगों को जो है अभी तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध किया जा चुका है। अगला है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत मई 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कौन सा मंत्रालय आयोजित करेगा? तो ये जो है कौन सा मंत्रालय? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, पर्यटन मंत्रालय। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, तो सबसे जो धनी व्यक्ति है वो कौन से रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। ठीक है, ये नाम पहली बार यहाँ पे आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। तो अभी जो है फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची जारी की गई है, तो इसमें जो टेस्ला और ट्विटर के जो मालिक हैं एलोन मस्क, ठीक है, ये जो है दूसरे स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि अभी तक ये पिछले कई सालों से ये जो है टॉप पे बने हुए हैं। लेकिन अभी हम बात करें इस बार की तो ये दूसरे स्थान पे आ गए हैं, बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। ठीक है, ये एक नया नाम है और ये अब दुनिया में सबसे अमीर हो गए हैं। एलोन मस्क की जो संपत्ति है वो पिछले साल की तुलना में 180 बिलियन है। इस लिस्ट में जेफ बेजोस तीसरे स्थान पे आते हैं और लैरी एलिसन चौथे स्थान पे आते हैं, और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो 9वें स्थान पे आते हैं। तो ये यहाँ पे आप इस रैंकिंग को देखेंगे, और जो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली हैं इनका नाम पहली बार आया है अरबपति टॉप पे। ठीक है, टॉप पे अरबपति ये पहली बार रहे हैं, तो इस वजह से इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किसने असम में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है? तो गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। उत्सव हमारे धर्म, पौराणिक कथाओं और साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में
पारिस्थितिकी में हाथियों की भूमिका को शामिल करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है कि गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, कहाँ पे? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। यह उत्सव भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है? गज उत्सव जो फेस्टिवल है, तो ये जो है किसके द्वारा? भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी WTI और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो इसके द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से 2-3 बातें हैं, याद रखेंगे। किसने उद्घाटन किया है गज उत्सव का 2023 का? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला है, जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। ये जो है किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। किसका? जगन्नाथ महतो का। तो ये जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नाम क्या था इनका? तो नाम आपको ध्यान रखना है, जगन्नाथ महतो। ठीक है, हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। चेन्नई की हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ। इनकी एज जो है वो कितनी थी? तो 56 ईयर। ठीक है, 56 साल इनकी एज थी। और ये जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री थे और झारखंड की किस पार्टी से संबंधित थे? तो मुक्ति मोर्चा झामुमो के ये वरिष्ठ नेता थे। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महतो के निधन पर शोक प्रकट किया है। ये जो जगन्नाथ महतो थे, इनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1967 को हुआ था। झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए चलाए गए आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। तो नाम ध्यान रखेंगे जगन्नाथ महतो का। ठीक है, अगर पूछा जाता है ये किस फील्ड से संबंधित थे, किस क्षेत्र से, तो एक राजनेता थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया? तो किस देश को चुना गया है? हमारे इंडिया को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल कितने सालों का होगा? तो 4 सालों का भारत का कार्यकाल रहेगा। भारत का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और ये अगले 4 सालों तक चलेगा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि भारत ने सांख्यिकी विविधता जनसांख्यिकी में अपनी विशेषता के आधार पर यह सीट हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1947 में इसकी स्थापना की गई थी और ये वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य जो है वो अभी किसको चुना गया? तो भारत को चुना गया है और भारत का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और अगले 4 सालों तक चलेगा। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और गणित के क्षेत्र में जो है इसको नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी राधाकृष्ण राव को। दोस्तों हाल ही में जो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ठीक है, और ये सांख्यिकीविद हैं, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, ये इनका नाम है, सी राधाकृष्ण राव। सी से है कल्याणपुड़ी। तो इन्हें जो है सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवार्ड को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार माना जाता है इसको। राव द्वारा गणित यानी सांख्यिकी के क्षेत्र में किए गए अहम योगदान के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। दरअसल क्या है कि गणित में भी कई सारे क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि चैप्टर होते हैं। ठीक है, गणित में अलग अलग जो है भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसके अलावा एलजेब्रा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सांख्यिकी हो गया, तो ये भी एक अलग ही चैप्टर होता है, अलग भाग होता है गणित का। तो ये जो कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव है, ये सांख्यिकी के ये जो है गणितज्ञ हैं, सांख्यिकी विद हैं स्पेशली। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो गणित में आ जाएगा ये। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि 75 साल पहले इन्होंने जो है अहम योगदान दिया था, जो आज भी विज्ञान पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्हें यह अवार्ड इस जुलाई में कनाडा में आयोजित होने वाली द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में प्रदान किया जाएगा। दरअसल इन्होंने जो है 75 साल पहले जो है एक अहम गणित के क्षेत्र में इन्होंने खोज की थी,
जो कि आज भी एक गहरा प्रभाव डालता है विज्ञान पे। तो उसी के चलते जो है इन्हें इस बार का यानी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है गणित के क्षेत्र में, सांख्यिकी में, और जो कि गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्याल्यामपुड़ी राधाकृष्ण राव, ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है तो सी राधाकृष्ण राव को। ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी विद हैं। अगला है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की जो आबादी है वो बढ़ करके कितनी हो गई है। तो भारत में जो बाघों की आबादी है वो बढ़ करके 3167 हो गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की जो आबादी है वो बढ़ी है और बढ़ करके कितनी हो गई है, तो 3167, ठीक है, कितनी है, 3167 ये आबादी हो गई है। पिछली बार जारी किए गए आंकड़ों से ये 200 अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बाघ गणना के 5वें चक्र के आंकड़े जारी करते हुए ये डाटा पेश किए हैं, यानी पीएम मोदी ने इस डाटा को पेश किया है। भारत में बाघों की संख्या 2006 में कितनी थी, तो देखिए यहाँ से आपको याद रखनी है, जब इसके आंकड़े लिए गए तो 2006 में थी 1411, 2010 में ये बढ़कर के हो गई है 1706। इसके बाद 2014 तक ये जो संख्या है वो थी 2226, और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर दौरे पर थे और उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा भी किया। इस साल की बात की जा रही है, यानी 2023 में अभी, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने भारत में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी में जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है यूपी टेट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ। तो ये जो है 1973 में लॉन्च हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। और सी टेट में भी पूछा जा चुका है, तो ये इस वजह से इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि बाघों की जो आबादी है वो बढ़ी है, और 2022 तक की ये आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं कि 2022 तक बाघों की जो आबादी है वो बढ़ करके 3167 हो गई है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा, ठीक है, BHOROX से भरोक्सा ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है, तो जो भरोक्सा ट्रस्ट ऐप है ये संबंधित है किससे, महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम था, उसी दौरान एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है भरोक्सा ट्रस्ट। ये जो एप्लीकेशन है ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। संकट की स्थिति में जो महिलाएं हैं वो इस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगी। जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर भी जो है वो SOS मैसेज भेज सकेंगी, साथ ही फ़ोन से कर कॉल भी कर सकती हैं। यानी इमरजेंसी होगी तो आप फ़ोन को सेक करेंगे, फ़ोन को हिलाएंगे तो जो है यहाँ पे क्या होगा, कॉल की जा सकती है। इस ऐप के उपयोग से इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी अनिवार्यता नहीं है। यानी ये जो एप्लीकेशन है, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, नेट नहीं है, तो उसके बाद भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आपको, भरोक्सा जो ट्रस्ट एप्लीकेशन है किससे संबंधित है, तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है और इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो जो दिवस है विश्व होम्योपैथी दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर साल दुनिया भर में जो है 10 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा है, तो ये है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये दिवस डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें होम्योपैथी का संस्थापक माना जाता है। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है, और इस साल की थीम क्या है, तो एक स्वास्थ्य एक परिवार। ये जो है साल 2023 की थीम रही है विश्व होम्योपैथी दिवस। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है होम्योपैथी, तो होम्योपैथी है क्या। दरअसल देखो, आपने कई बार सुना होगा, इसका नाम ज़रूर से सुना होगा सभी ने, कि जैसे अंग्रेजी दवाई होती हैं, ठीक है, इसके अलावा देसी दवाई होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, ठीक है, यूनानी चिकित्सा होती है, उसी तरह से एक चिकित्सा है होम्योपैथी। ठीक, होम्योपैथी भी जैसे जो सरकारी अस्पताल होते हैं
ठीक है, जिला अस्पताल होते हैं, वहाँ पे आपको एक विभाग मिल जाएगा होम्योपैथी चिकित्सा। तो वहाँ पर आप अगर दवाई लेने जाते हैं तो वो जो है अलग तरह से अपनी दवाइयाँ देते हैं। जो अंग्रेजी दवा होती है इसमें टैबलेट्स खाने होते हैं, लेकिन वो जो दवा है वो अलग तरीके की होती है। उसमें आपको एक डिब्बी सी देंगे और उसमें गोलियाँ होती हैं, वाइट कलर की ज़्यादातर होती हैं। तो ये क्या है, ये होम्योपैथी चिकित्सा होती है। तो जो होम्योपैथी है इसी को जो है जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैले इस चिकित्सा के बारे में, तो इसी वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि होम्योपैथी का संस्थापक इसको माना जाता है, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को संस्थापक माना जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि होम्योपैथी होता क्या है। अगला है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो बना दिया राशिद खान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के राशिद खान ने अभी जो है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है। KKR के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए IPL के एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। राशिद ने आंद्रे रसल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को लगातार 3 गेंदों पर अपना शिकार बनाया। राशिद ने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में अपनी चौथी हैट्रिक पूरी करते हुए दुनिया के अन्य गेंदबाजों से ये आगे निकल गए। वर्ष 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए भारत के पूर्व गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने IPL की पहली हैट्रिक ली थी। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो नाम ध्यान रखेंगे आप, गुजरात टाइटंस के राशिद खान, जिन्होंने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, राशिद खान। अगला है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान ने। दोस्तों, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जो है अभी एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि जो समाज सुधारक हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाए, ये उन्होंने घोषणा की है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अभी तक राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले पर ऐच्छिक अवकाश दिया जा रहा था। ज्योतिबा गोविंदराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 28 नवंबर 1890 को हुई थी। दोस्तों, ज्योतिबा फुले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये जो है एक समाज सुधारक थे। ठीक है, छुआछूत जैसी जो हमारे देश में प्रथाएं थी उसको रोकने के लिए इन्होंने काम किया। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया। तो ये सारे जो काम हैं वो इनके द्वारा किए गए, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों, ये थे 12 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट था, फिनलैंड, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं आपसे रोज़ कहता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। ये है आज का क्वेश्चन। एशियाई के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल हो गया है। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, जो भी आपको आंसर लगता है आप आंसर किया करें, या फिर आप जो है कमेंट में देखें उसके बाद आंसर करें। लेकिन जो मेन है वो आपको लिख कर के आंसर करना है, क्योंकि लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन याद भी रहेगा। तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से कम टाइम में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हमारे वीडियो को रेगुलर देखना ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।